नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद में भव्य, दिव्य व ऐतिहासिक होगा वैश्य महाकुंभ। डॉक्टर सुमंत गुप्ता त्याग, तपस्या व मेहनत को फलीभूत करेगा राष्ट्रीय अधिवेशन। भारतीय वैश्य एकता परिषद के आगामी 7 फरवरी को अलीगढ़ में आयोजित हो रहे वैश्य महाकुंभ को लेकर एक मैराथन बैठक का आयोजन रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने कहा कि अलीगढ़ में वैश्य एकता परिषद का होने जा रहा राष्ट्रीय सम्मेलन वैश्य महाकुंभ समाज की त्याग, तपस्या व मेहनत को फलीभूत करेगा। डॉक्टर सुमंत गुप्ता के मार्गदर्शन व युवा ऊर्जा के पुंज मुख्य संयोजक मानव महाजन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता निश्चित ही दत्त प्रतीत हो रही है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पीतल नगरी और ताले की विख्यात नगरी अलीगढ़ की धरती पर 6 व 7 फरवरी को कैलाश फार्म आगरा रोड पर आयोजित किया गया है। 6 तारीख को प्रथम सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 7 फरवरी को खुला अधिवेशन 2 सत्रों में होगा, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 13 राज्य और 190 जनपदों के प्रमुख प्रतिनिधिगण भारी संख्या में भाग लेंगे, जिसमें राजनीतिक सामाजिक प्रस्ताव उस दिन हम लोग इस सम्मेलन में पारित करके अपनी आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। और विशेषकर पूरे देश में 365 उपवर्ग हैं और उत्तर प्रदेश में 16% की आबादी 60 उपवर्ग निवास करते हैं। हम लोगों की मांग है कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, हमारी भी हिस्सेदारी और भागीदारी आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होनी चाहिए। हम लोग मांग करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में 110 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, जहाँ वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में 20,000 से अधिक रहता है, और आरक्षित विधानसभा ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक निर्णायक भूमिका वैश्य समाज के मतदाता के रूप में उसकी है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा दान करने वाला, सामाजिक धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला ये समाज, लोगों को राजस्व देने, सरकार के खजाने में राजस्व देने का काम, विभिन्न प्रकार के सेवा के जितने प्रकल्प पूरे देश और प्रदेश में चलते हैं, उसमें बड़ी महती भूमिका अगर किसी के समाज की है तो वह समाज की है। और विशेषकर का ये कोरोना काल रहा, उसमें ज़रूरतमंद लोगों को, प्रवासी मजदूरों को, अन्य बंधुओं की खुले हृदय से मदद करने में सबसे बढ़ चढ़ कर अगर किसी ने भाग लिया है तो हमारे वैश्य भामाशाह बंधुओं ने भाग लिया है। उस हिसाब से सम्मान हमारे समाज को भी मिलना चाहिए। इसलिए मांग है कि 110 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, उन स्थानों पर वैश्य समाज के बंधुओं को जो उनके दल में कार्यरत हैं, प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाए। कितने टाइम बाद ये चुनाव होता है? कितने साल? 3 साल के बाद ये चुनाव होता है। अब इस बार ये किया गया। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, कुछ व्यवसायिक संबंधी भी प्रस्ताव उस दिन हम लोग पारित करने वाले हैं कि वैश्य समाज को भी उन मांगों को सरकार गंभीरता से ध्यान दे कि केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी है उसको बीमा का लाभ अब तक नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के बीमा की राशि केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयुष्मान योजना का लाभ छोटे, मध्यम, मझोले स्तर के व्यापारियों को प्राप्त हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शहर की मुख्य सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प ने अपना वार्षिक रक्तदान शिविर जिला मलखान सिंह अस्पताल में लगाया, जिसका उद्घाटन सीएमओ बीपीएस कल्याणी डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर विभव वैष्णव ने किया।
हैंड्स फॉर हेल्प वही संस्था है जिसने संपूर्ण लॉकडाउन में नियमित रूप से जनता रसोई का संचालन किया था और लगभग 1.5 लाख खाने के पैकेट सुबह शाम लोगों के घर तक पहुंचाए। इसके अलावा दवाइयां, बच्चों के लिए दूध आदि भी मुहैया कराए। उसी संदर्भ में आज रक्तदान शिविर के साथ साथ उन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। कमजोरी होती है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो आज तक किसी प्रकार की कोई कमजोरी नजर नहीं आई। मैं साल में 2-3 दफ़े देता रहता हूँ और ऑर्डिनरी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी मैं देने चला जाता हूँ। ये हैंड्स फॉर हेल्प की बहुत अच्छी पहल है और ये 7वां शिविर लगा हुआ है इन्होंने रक्तदान का। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और अपना रक्तदान दान करें जिससे कि औरों को भी उत्साह बढ़े। हेल्प एंड सोसाइटी द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया, किस तरह क्या है? ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि रक्त जो है कभी किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, इंसान का शरीर ही जो एक फैक्ट्री है। तो ये एक जो दान है बहुत महान दान है। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हैंड्स फॉर हेल्प नहीं है, हेल्पिंग हैंड्स है। इसका नाम ना हेल्पिंग हैंड्स होना चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त सबकी हेल्प करने के लिए ये सोसाइटी हमेशा तत्पर रही है। चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड रहा हो या कोई ब्लड डोनेशन का, किसी को ब्लड की आवश्यकता हो या कुछ और भोजन की आवश्यकता हो। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और इसको दिल से मैं सराहती हूँ। ऐसी संस्थाओं को किस तरह का संदेश देना चाहोगे? संदेश सिर्फ यही है कि जो आप कार्य अब कर रहे हैं उस कार्य को आप आगे भी करते रहें और इसी निष्ठा के साथ आप करते रहें। हमारी जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और हमने पहले भी आपका साथ दिया और आगे भी हम आपका साथ देते रहेंगे। रक्तदान करने के बाद क्या किसी तरह की कमजोरी महसूस होती है? युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी तरह की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। मैंने आज 29 टाइम 29वीं बार रक्तदान किया है। हर साल 2 या 3 बार रक्तदान कर देता हूँ। इससे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती शरीर में। किसी तुरंत रक्तदान करके मैं किसी भी काम के लिए जा सकता हूँ। इस तरह कोई हानि नहीं है और बल्कि हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है रक्तदान करने से। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हर युवा को साल में 1 से 2 बार ज़रूर करना चाहिए रक्तदान और ये हमारा कर्तव्य बनता है। रक्तदान एक जिम्मेदारी है हम सबको उठानी। सवेरे से रक्तदान शिविर का आपका कार्यक्रम है, अब तक कितनी यूनिट एकत्रित की गई हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? आज हमारा 7वां रक्तदान शिविर है और सुबह 8:30 बजे से रक्तदाताओं की भीड़ चालू हो गई थी। अभी लगभग 10:30-11 बज रहे हैं और 40 से 45 लोग हो चुके हैं। रक्तदान शिविर जो चल रहा है वो बहुत बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और सब व्यवस्था अच्छी चल रही है समय। सुनील जी, किन किन क्षेत्रों में आपकी संस्था लगातार काम करती है? थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में। मैं बता दूं आपको, हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं या जो बच्चे नशाखोरी करते हैं हम उनको पढ़ा रहे हैं। लगभग 450 से 500 बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं पिछले 8 साल से। दूसरी चीज़, हमने स्वास्थ्य पे काम करते हैं। चाहे कोई कितना भी गरीब हो या ज़रूरतमंद व्यक्ति है और इलाज के अभाव से मर रहा है तो हमारी संस्था उसका इलाज कराती है। अभी हमने एक ओपन हार्ट सर्जरी कराई है, आप ही संज्ञान में पता होगा आपको, और महिला बिल्कुल सुरक्षित और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ हम हेल्थ में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लोगों को अवेयरनेस पैदा करते हैं, अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाते हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत ना आए। मेरा जो संस्था के प्रत्येक जितने भी मेंबर्स हैं उनमें 65 लोगों ने कम से कम कोरोना काल में खाना 1.5 से 2 लाख परिवारों को पहुँचाया है पर डे। मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा सबसे पहले। सुनील जी, यूँ तो शहर में तमाम सामाजिक संगठन अलग अलग स्तर पर समाज सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन आपकी जो टीम है उसकी एकजुटता का ये मूल मंत्र क्या है आखिर? एक्चुअली यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कटाक्ष की व्यवस्था में नहीं रहता है। संस्था के लिए समर्पित है, कुछ भी हो जाए संस्था के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसका परिणाम, उसका जो एग्जाम्पल रहा है कोरोना काल में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर खाना पहुँचाना, सर्वे करना, खाना बनाना, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है और ये सच्ची सेवा भाव से प्रत्येक व्यक्ति मेरा कार्य करता है। संस्था में हैंड्स फॉर हेल्प का केवल नाम है, बाकी सब एकजुट परिवार की तरह काम करते हैं, भाई की तरह काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब निकट भविष्य में आपकी कोई बड़ी कार्य योजना जिस पर आपका विचार चल रहा हो? निकट भविष्य में हमने कुछ एक प्लान किया है और अभी प्लान चल रहा है। अभी बताना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि उस पर कुछ हुआ नहीं है। अभी दिमाग में एक विचार आया है और आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से हम संस्था अलीगढ़ में कुछ ऐसा चीज़ देना चाहती है जो अभी तक की संस्था ने नहीं दिया है, लेकिन अभी विचार चल रहा है तो वो भी कहना अनुचित रहेगा मेरे साथ।
पखवाड़े से जब से कोरोना काल चल रहा था तब से निरंतर सक्रिय हैं और आज भी इनके द्वारा यहाँ वृहद स्तर पर यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में किया गया है। तो किस तरह साधुवाद देंगे अपने शब्दों में से इनके पदाधिकारी? देखिए, जो भी लोग रक्तदान करते हैं निस्वार्थ सेवा भाव से, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो जो ब्लड दे रहे हैं वो किससे काम आने वाला है। तो ये तो इससे ज़्यादा निस्वार्थ भाव तो कोई हो नहीं सकता। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एक रक्त जो है वो 4 लोगों की जान बचाने का क्षमता रखता है। तो ये तो मतलब शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता इनकी भावनाओं को। जो सेवा भाव ये लोग लेके आते हैं, जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या लोग बाग रिकॉग्नाइज करते हैं, ये रिकॉग्नाइजेशन के लिए तो ये काम करते ही नहीं है। निस्वार्थ भाव होता है इन लोगों का। और ये लोग जिस तरह से अभी जैसे मुझे बताया कि शिक्षा में, गरीब बच्चों की इलाज में और देहदान तक में जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये लोग, वो बिल्कुल सराहनीय है। और मतलब उनकी तो तारीफ़ करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और ये अनुकरणीय काम है और लोगों को इनके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। आयोजन किया है तो किन शब्दों में आज इनको धन्यवाद व्यक्त करेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आशा बीवी क्लिनिक सास निकेत का संचालक। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा हेल्थ फॉर हेल्थ संस्था का और खासतौर से मिस्टर सुनील जी का कि इन्होंने मुझे जो है इस काबिल समझा कि यहाँ पर मुझे इस तरह से बुलाया गया और काफ़ी सम्मान दिलाया मेरे को। और ये इनका 7वां रक्तदान शिविर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये संस्था जो इतना अच्छा काम कर रही है मानव सेवा के लिए, रक्तदान का और भी तरीके से काफ़ी सेवा कर रहे हैं मानव। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हैंड्स फॉर हेल्थ संस्था का कि इन्होंने जो है मुझे यहाँ पर इस सम्मान के काबिल समझा और मुझे बुलाया है। और रक्तदान के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रक्तदान की जो भ्रम फैला हुआ है कि रक्तदान करने से कि कमज़ोरी आ जाएगी, कि हमारी बॉडी में ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसी कुछ भ्रांतियाँ जो चलती हैं, तो उसके लिए मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि रक्तदान देने से कोई भी परेशानी नहीं आती है, बल्कि ये आपकी बॉडी के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद ही होता है कि आपकी बॉडी में से ब्लड निकलेगा, नया ब्लड बनेगा, तो ये एक जो मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का कंटिन्यू रहेगा। तो रक्तदान करने से आपका जो है आप मानव सेवा में सहायक बन रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट ब्लड देने से उसमें से 4 कंपोनेंट निकाले जाते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट 4 तरह के मरीज़ों के काम आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं अपना, तो वो 4 मरीज़ों के काम आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी मानव सेवा है ये। और रक्तदान करें। मैं शहरवासियों से जो है आग्रह करूँगा कि आज इस कैंप का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ पर जो है रक्तदान करें और इस कैंप को सफल बनाएं। फिर से मैं एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा हैंड्स फॉर हेल्थ संस्था का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना सासनी गए क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का एक्सीडेंट हो जाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए आई महिला की बॉडी से पोस्टमार्टम हाउस पर तैनात कर्मचारियों का कारनामा सामने आया। मृत महिला के शरीर से गायब हुए गोल्ड के आभूषण परिजन जमकर कर रहे हंगामा। मौत के समय महिला ने पहन रखे थे गहने। बताया जा रहा है कि बस से कुचलकर हुई थी महिला की मौत। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। वहीं परिवारजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर कर्मचारियों पर लगाया है गंभीर आरोप। मेरा नाम मनोज कुमार पाठक। क्या घटना हुई है? घटना ये थी, मेरे साले की सासू माँ है, ये सासू की साल वो है सासू माँ मेरे की। कल एक्सीडेंट हुआ है उनका अड्डे पुल पे। तो वहाँ जो चीज़ें थी इनकी और सारी चीज़ें यहाँ फ़ोटो में भेज दी हैं सर को। अभी जब हमें पोस्टमार्टम की बॉडी मिली है तो उसमें जो कुंडल है वो ओरिजिनल नहीं है, सोने की पहनी हुई थी, नकली हमें मिली है। कैसे पता लगा आपको कुंडल नकली है? वो फ़ोटो थे हमारे पास, पुलिस के द्वारा हमें सर के द्वारा पता लगी। सर ने हमें फ़ोटो खींच रखे थे पहले से जो फ़ोटो थे। अब जो हमने दिए हैं वो हमने मैच करे हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। बाकी सारी चीज़ें और सब सही। अच्छा, वो कुंडल जो दिए गए वो पीतल के हैं क्या है? जो हाँ पीतल के हैं, वो पीतल ही है। वो घटना किन की थी? कौन थी वो आपकी? मेरे साले की सास। क्या नाम था उनका? ममता। कहाँ से कहाँ की रहने वाली थी? ये आपकी खन्नी गेट की। अच्छा, कब से गायब थी तकरीबन? नहीं, कल ही एक्सीडेंट हुआ ही, गायब नहीं थी। कल दवा लेने आई थी अपनी, ये 12 साढ़े 12 बजे, और आते में एक्सीडेंट हो गया। तो हमें ये शाम को हम ढूंढने लगे तो हमें शाम को 7 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास कंफर्मेशन हुआ था कि जो एक्सीडेंट हुआ वो हमारी सासू माँ। कितनी उम्र होगी तकरीबन? 45 साल। अब क्या कार्रवाई हो रही, किस तरीके से क्या बताया जा रहा है? अब कार्रवाई ये है, सर बता रहे हैं डॉक्टर साहब की, अभी देखते हैं हम। वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ है। सर बता रहे हैं
इन लोगों ने निकाला? हमारा कहाँ गया, सील हुई है बॉडी तो कहाँ गया। कितने कुंडल थे, क्या था पूरी? 2 कुंडल हैं, दोनों एक एक कान में है। बाकी सारी चीज़ें तो हैं। कितनी चीज़ थी तुम्हारी? बाकी 8-10 चीज़ें हैं, वो सारी मिल गई हैं हमें। वाली मिल गई हैं, बस जो बड़े कुंडल हैं वो नहीं मिले। मेरा नाम तो रतन कुमार। किस तरह घटना हुई है जी? किस तरह घटना हुई है आज? ये कुंडल एक्सचेंज हुआ है। किसके कुंडल थे, कहा क्या पूरा मामला क्या था? एक्सीडेंट हुआ था, ममता देवी के कुंडल थे, तो यहाँ पोस्टमार्टम से ही हुआ। कैसे पता लगा आपको कुंडल बदल? कुंडल के जो नीचे बुंदकी होती हैं फोटो में 7 आ रही हैं और जो हमें कुंडल दिए गए हैं उसमें 9 हैं। अच्छा, तो क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से? जी, कौन थी ये, कहाँ से कब गायब हुई, कब बॉडी मिली थी? भगवान नगर से दवाई लेने आई थी, करीब घर से आई हैं ये 1-1:30 बजे के आसपास, और 2 बजे के आसपास इनका एक्सीडेंट हुआ है बारसैनी इंटर कॉलेज के सामने। क्या नाम था इनका? ममता देवी। तो आपको जब पता लगा तब कैसे, कहाँ पता लगा आपको? कैसे पता लगा, एक वीडियो आई थी मोबाइल पे, तो हमने कहा ये एक्सीडेंट महिला हैं, पता किया जाए। फिर हम चौकी आए, तो चौकी पे फिर हमें पता, इन्होंने फ़ोटो मिलान किया, उससे हमें पता चला। किस क्षेत्र का मामला लगता है? ये सासिंगेट थाने का है, भगवान नगर। अच्छा, तो अब किस तरह कार्रवाई चली? आपने किसी को सूचना पुलिस को दी इस चीज़ के बारे में? नहीं, पुलिस ने तो पहले ही कर रखी थी ना। आपकी कौन लगती थी? ये हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के संडे के दिन सभी ठंडे पड़ गए। इतना ही नहीं, रविवार सूर्य देव का दिन होने के बावजूद भी रवि पर कोहरे ने वार किया, जिसके कारण आम नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। खास बात यह है कि इस हाड़ कपाती ठंड में कुछ लोगों ने पहाड़ी इलाकों जैसा अनुभव किया, तो कहीं किसी के लिए जैसे ये सर्दी एक सितमगढ़ सर्दी के समान थी। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कड़ाके की सर्दी में लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि रविवार को हालांकि सूर्यदेव का दिन था, लेकिन यहाँ अलीगढ़ की बात करें तो रवि पर कोहरे का वार रहा। सूत्रों की माने तो पूरे दिन शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। खास बात यह है कि शहर में चौपहिया वाहन वाले लोगों ने अपने दैनिक कार्यों को जैसे तैसे निपटा लिया, मगर 2 पहिया वाहन पर सवार लोगों को कोहरे की चादर को चीरकर फासला तय करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर प्रसाद जी, ये सुबह आप कितने बजे से ये रेडियां लगाते हैं अपने? किस ये ठंड के माहौल में कैसा ग्राहक आ रहा है आपके पास? क्या कोई नहीं आ रहा, सुबह से 2-4 किलोमीटर। तो ये कहाँ दुकान, आपने कहाँ दुकान लगाते हैं आप? हम यही रामगढ़ रोड पर। तो ठंड में बैठे हुए हैं आप, कोई कष्ट ग्राहक नहीं आया आपके पास? ग्राहक आया है, 2 साल आया था, ग्राहक थोड़ी है। ठंड की वजह से बुरा हाल है बहुत। तो कैसे पालन पोषण करेंगे आप परिवार का? क्या करेगा अब, हम तो और हालत मारी हुई है एक आधे घर पे, और पहले हार्ट के मरीज हैं। अब क्या है कि मजबूरी है जो किसी पेट की खातिर खड़ी होना पड़ता है, वो भी दुकानदारी में। सरकार द्वारा कोई अपील करेंगे गरीब लोगों के लिए कुछ तरीके का वो किया जाए? गरीबों को कुछ दिया जाए तो और अच्छा है, हमें तो मालूम पड़ा क्या कर रहे हैं। मयंक, काय की ढकेल लगाते हैं आप यहाँ पे? फल की लगाते हैं। अच्छा, तो कितने टाइम से आपकी फल की दुकान यहाँ लग रही है? कहाँ पे लगाते हैं? रामगढ़ रोड पर लगाते हैं। तो अभी सुबह से इस ठंड में आप बैठे हुए, कोई ग्राहक वगैरह आया? तो क्या इंतजार कर रहे हैं अभी आप? तो सुबह से कोई बॉनी नहीं हुई है? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास तहसील के कस्बे में स्थित पुरानी तहसील रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब इगलास चौराहे की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने आधा दर्जन दुकानों को रौंद दिया, जिसमें काफी दुकानों में नुकसान हो गया। बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं गरीब फल वाले की दुकान भी ट्रक की चपेट में आ गई। आधा दर्जन दुकानदार चोटिल भी बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राठी के नाम से आते हैं। ये क्या है, किस तरह की घटना वगैरह हुई है? एक ट्रक आया था, उसने पवन मेडिकल की दुकान से सारे बोर्ड उखाड़े और उसके द्वारा सब नुकसान करता हुआ है। पवन मेडिकल, उसके बाद उनकी दुकानें छूतरे राम बाबू सिंह, उनकी मीटर केबल वगैरह पे हमारे ये बोर्ड वगैरह, ये टिक्की वगैरह सब छोड़ गए। उसके बाद मिठाई वालों का काउंटर, ये 4-5 दुकानों का लगातार नुकसान कर गया। तो आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ है? मेरा तक 2-2.5 हज़ार रुपये का नुकसान है, पर होना का जाना बहुत नुकसान है। कहाँ से आ रहा था, किधर की साइड से आ रहा था ट्रक? ट्रक चौराहे की ओर से आया था। क्या नाम है आपको, किस तरह की घटना वगैरह हुई है? सतीश नाम है मेरा। तो एक ट्रक वाला नशे में बाजार में ले आया, उसने 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें ध्वस्त कर दी
सब दुकानों को तोड़ता, मोटरसाइकिलों को तोड़ता हुआ चला गया, निकलता आराम से गया। सब मार्केट उसने अस्त व्यस्त कर दिया। कईयों की चोटें आई हैं, कई गरीब बेचारे ढकेल भगे, उनकी खत्म हो गई, दुकानें टूट गई, तो आम नुकसान हो गया। उसको पब्लिक ने भागे उसके पीछे और उसको पकड़ के थाने में ले आए। कुत्ता सब मदद कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये हो रहा है। क्या नाम है आपका, किस तरीके की घटना वगैरह हुई है? मेरा नाम है पवन कुमार अग्रवाल। मेरा मेडिकल है और मेडिकल स्टोर पानी कैसी रोड क्लास पर। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, एक ट्रक आया सामने से, रौंदता हुआ चला गया। वो 8-10 दुकानों को नुकसान हुआ। क्या किसी लोग वगैरह के चोट भी आई हैं किसी के? हाँ, 2 हाथों की चोट भी आई है। बड़े भाई हैं मेरे, उनके हाथ में आई है चोट। तो लग रहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर पा रही है इस मामले में? पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगभग कितने रुपए का नुकसान वगैरह हुआ होगा? कम से कम है 25-30 हज़ार रुपये करीब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।